नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म होता है फ्रेंड, और हमारे साथ मिस्टर विकास मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, जो कि आप लोगों का ग्रामीण डाक सेवा पद का इनके पास जो भी अनुभव है, ये पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को जो जानकारियां हैं वो आप लोगों को जानकारियां मिल जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास कुछ कमेंट्स भी किए हैं, तो आपके कमेंट्स को भी हम लोग इनसे पूछेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स को आप अपना थोड़ा सा परिचय दें। मेरा परिचय, मेरा नाम विकास। और मुझे बताया कि इसका जो अपना अनुभव है, ताकि आप लोग, कुछ नए लोग हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, आप लेके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे हुआ है, क्या पेमेंट मिलेगा, उससे रिलेटेड आप सारा आइडिया देंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है, जैसे कि हम लोगों ने कल स्टूडेंट्स को अपडेट किया था, तो स्टूडेंट लोग थोड़ा कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली है, ये बिहार सर्कल में निकली है और महाराष्ट्र सर्कल में हम्म। निकली है। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में है, जी जी। सर हम ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हम किसी अदर स्टेट से हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस का जीडीएस का बहाली है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। पोस्ट से रिलेटेड जितना भी कार्य है, तो ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, अगर कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देश के किसी भी कोने के हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ टर्म और कंडीशन यहाँ पे जो अप्लाई होता है कि चूंकि आप जहाँ काम करते हैं वो एक सुपुर्द इलाका होता है, ग्रामीण इलाका होता है। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अपना जो भी एरिया का जो होता है सब्जेक्ट होता है, या मतलब वहाँ का जो बोली है, जैसे मान लीजिए कि बिहार में आप है, तो बिहार में हिंदी लगभग लगभग सभी लोग जानता है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। महाराष्ट्र में है तो मराठी लोग जानता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ही लगाया गया है कि जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो। लेकिन बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, इसका जांच करने के लिए एक पैमाना तैयार किया गया है। वो पैमाना है कि आपका क्लास 10th में एक पेपर, या तो कंपलसरी पेपर के रूप में या एडिशनल पेपर के रूप में वो होना चाहिए। जैसे अगर आप बिहार में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक हिंदी पेपर होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं, मराठी पेपर होना चाहिए। मतलब कहीं एक भी अप्लाई कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। थैंक यू मिश्रा जी। एंड एक स्टूडेंट का जैसे कि यहाँ पे कहना हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ इस मतलब की क्वेरी को लेकर के परेशान है। सर ये कट ऑफ 95 प्लस रहता है ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं। मतलब हम्म। स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के थोड़े से संशय में है कि सर इसका कट ऑफ चूंकि इतना ज्यादा हाई जाता है, तो यहाँ हाँ पे हम स्टेट बोर्ड वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं हाँ मिलता है। इसमें केवल सीबीएसई के स्टूडेंट्स को मौका मिलता है, हाँ। क्योंकि हम स्टेट बोर्ड वाले 90% हम्म। मतलब 95%, 98%, 90% वालों से कहाँ हम लोग कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आपका राय मैं जानना चाहूंगा मिश्रा जी। नहीं नहीं, बेशक एक आ रहा था, ठीक है, कि भाई 95% से ऊपर मैक्सिमम सीबीएसई वाले को ही होता है। बाकी बोर्ड वाले के इतना परसेंटेज नहीं आ पाता है। लेकिन बीच में क्या हो रहा था, आज इस बार शायद थर्ड साइकिल चल रहा है, तो फर्स्ट साइकिल में भी बहुत सारा जो संस्कृत मध्यमा से जो किए हुए लोग थे वो भी अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, जो कि सबको पता है कि है उसका क्या हाल था। तो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो जीडीएस की बहाली निकाली, उसके लिए रोक लगा दी। उसके लिए बाद में जो संस्कृत पेपर जो लिए हुए थे सीबीएसई में, उनके लिए भी रोक लगा दी। तो ऐसे वो किसी बोर्ड को इस आधार पे नहीं रोक सकते हैं कि आप चूंकि सीबीएसई सेंटर आपका आ गया तो आपको इतना अप्लाई नहीं करने देंगे। स्टेट का है तो भाई आप आ जाइए। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है, वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर किसी एक स्टेट का होता तो अपने स्टेट का प्रेफरेंस रख सकते थे, लेकिन चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए वो नहीं रख सकते हैं। तो उनके पास भी मजबूरी है। और बहुत सारे लोग इस वजह से छूट रहे हैं संस्कृत। जैसे सीबीएसई में दो ऑप्शन होता है, एक हिंदी पेपर चुनने का, एक संस्कृत पेपर चुनने का। तो या तो आप हिंदी चूज की या संस्कृत, दोनों पेपर आप नहीं रख सकते। तो जो जो पेपर संस्कृत रखते थे, तो पहले था कि वो अप्लाई कर लेते थे, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में संस्कृत का मार्क्स अच्छा खासा आता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही, तो थोड़ा दिक्कत तो है। लेकिन अगर आपका अच्छा परसेंट है तो अप्लाई कीजिए, कोई मतलब नहीं बनता।
मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी अपने स्तर से प्रतिबद्ध है, वो चाह करके भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन जो भी उनके स्तर से जी पॉसिबल हो पा रहा कि कैसे एक पर्टिकुलर बोर्ड के स्टूडेंट्स को कम फायदा हो, हर स्टूडेंट्स को इक्वल हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ मिल सके, डिपार्टमेंट जी ऑफ जी पोस्ट अपने स्तर से पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है। जी जी ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब इस पर्टिकुलर पोस्ट पे आप चूंकि कार्य कर चुके हैं, आपके पास अनुभव भी है, तो आपका जो मतलब कि फॉर्म भरने से लेकर के जो भी आपका कार्य अनुभव रहा, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा मतलब कि डिटेल में इन स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके मन में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो कि हाँ इस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या काम होता है, क्या आपको सैलरीज मिलती है, क्या आपको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या उस दौरान आप पढ़ाई करने का आपको टाइम मिलता था या नहीं मिलता था, प्लस में क्या वहां का वर्किंग कल्चर था, इस बारे में चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश डालें। जैसा कि ये जीडीएस है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक असिस्टिंग डिपार्टमेंट है। इसको आप सिर्फ प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये असिस्ट करता है। असिस्ट करने का इन सेंस कि जो भी पोस्ट ऑफिस का काम है, जो जहां जिस इलाके में नहीं पहुंच पा रहा है, उसे पहुंचाने के लिए बीपीएम या एबीपीएम, जो कि एक बीओ में कार्यरत होते हैं। बीपीएम जो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, वो क्लरिकल जॉब उनका होता है। एबीपीएम असिस्टेंट असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिनका काम है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना। ये जो बीए होते हैं एक एसओ के अंतर्गत होते हैं। जैसे आप लोग सबका एक पिन कोड होगा, जैसे आपका धनबाद का 81410001 जो भी है, वो एक एसओ का पिन कोड होता है। बीओ का कोई भी पिन कोड नहीं होता है। एक एसओ के अंदर 5, 6, 10, 12 नंबर ऑफ बीओ हो सकते हैं। तो आपका जो काम होता है वो होता है कि आप एसओ से जो भी मेल, पहले जैसे होता था कि सिर्फ मेल सर्विस होता था। मेल सर्विस इन सेंस की सिर्फ चिट्ठी पत्री या जो भी आया कागज का सामान वो आता था। अभी इसका वर्किंग नेचर बदल गया है। अभी काम है इसका बैंकिंग भी काम करता है, और बहुत पहले से इंश्योरेंस का भी काम कर रहा था। तो आपको एसओ के साथ कोऑर्डिनेशन में ले करके आपको ब्रांच लेवल पे, मतलब किसी ग्रामीण इलाका में है तो गांव है, या आप नगर निगम इलाके में है तो वहां पर नगर है, वो सब इलाकों को आपको देखना है। ये दो तरह का होता है, एक 4 घंटे का टीआरसीए होता है, 5 घंटे का टीआरसीए होता है। टीआरसीए का सिंपल सा मतलब है कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस से कुछ करके इसका फुल फॉर्म है। जैसे किसी भी एक गवर्नमेंट सर्विस का मिनिमम वर्किंग आवर 8 आवर्स का होता है, और उसका मिनिमम ग्रेड 1800 का होता है, जो कि मिनिमम एवरेज जो बनता है बेसिक पे 18,000 का बनता है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही एक आर्टिकल लगा करके जीडीएस का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 4 घंटे का और 5 घंटे का। जहाँ पर ज्यादा बिजी इलाका है वहाँ 5 घंटे के लिए, जहाँ थोड़ा कम बिजी इलाका है वहाँ 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट बनता है वो दो तरह का बनता है। जहाँ 5 घंटे का है एक बीपीएम के लिए, वो 14,500 बेसिक पे कह सकते हैं, और जहाँ 4 घंटे का है वहाँ 12,000। वही 4 घंटे में बीपीएम के लिए 12,000 और एक बीपीएम के लिए 10,000 का। ये आप इसलिए आप इसमें आर्टिकल लगा दिए तो क्या मिनिमम कोई भी सर्विस करते तो आपका मिनिमम 18,000 रुपये आपको देना पड़ता, 1800 ग्रेड पे होना होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको जो सर्विस है 4 घंटे और 5 घंटे का ही है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में इसका प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से है कि सिर्फ असिस्ट करने के लिए है, और इसमें आप फ्री होते हैं कि इसके अलावा आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो अब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बीपीएम में या बीपीएम में काम कर रहे हैं, जीडीएस में काम कर रहे हैं, तो आप फ्री हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। और कोई विशेष जानकारी आप पूछिए। थैंक यू मिश्रा जी। एंड आप मुझे ये बताइए कि इसकी जो पोस्टिंग होती है, ये मतलब जो पोस्टिंग होता है वो स्टूडेंट्स का किस हिसाब से होता है, मतलब कि जो प्रेफरेंस स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे उनका जो पोस्टिंग होता है वो किस हिसाब से होता है? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शायद 1,000 2,000 बहाली है। तो उस हिसाब से होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आप 5 जगह अप्लाई कर सकते हैं। वो 5 जगह का मतलब होता है कि या तो 5 बीपीएम के लिए अप्लाई कीजिए, या 5 एबीपीएम के लिए अप्लाई कीजिए, या बीपीएम एबीपीएम मिक्स मिक्स करके 5 जगह के लिए अप्लाई कीजिए। ये आप पे पूरा स्वतंत्र है आप ये कार्य करने के लिए। लेकिन उस 5 जगह पे अगर आपका परसेंटेज जो वहां पर बाकी लोग अप्लाई किए हैं उससे कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि 6ठे जगह पे जिसका सिलेक्शन हो वो उसका परसेंटेज आपसे कम भी हो सकता है।
कहने का मतलब है कि ये सिलेक्शन होने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांग लिया जाता है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि सिर्फ ये 5 जगह के लिए पोस्ट प्रेफरेंस। आपके पास पूरा ऑप्शन नहीं होता है कि 1000 पोस्ट है तो 1000 पोस्ट के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं। जैसे बाकी किसी वैकेंसी में अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो मान लीजिए 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो 10 पोस्ट आपका होता है कि ऑप्शन नंबर 1, सीरियल नंबर 1 2 3 4 10 तक। अगर 1 नहीं मिलेगा तो 2 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा तो 3 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा तो 4 मिलेगा, 10 तक आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। लेकिन इस केस में अगर आप 5 जगह अप्लाई करते हैं तो 5 जगह में ही मिलेगा। बहाली हो सकता है 500 का, 1000 का हो, 5000 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर इसमें देखा जाता है कि एक किसी बीओ का आप बीपीएम के लिए अप्लाई किए हैं तो पहले वो पोस्ट वाइज देखता है कि इस पोस्ट के लिए इस ब्रांच में किसने किसने अप्लाई किया। उसके अलावा आपका उसमें लिस्ट बनता है, अगर उस लिस्ट में आप आ पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, और नहीं आ पाते तो सिलेक्शन आपका नहीं होता है। थैंक यू मिश्रा जी। और फ्रेंड्स, हम लोग इस इंटरव्यू को थोड़ा छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी थोड़ी नेटवर्क कनेक्टिविटी वीक है। तो और भी आप लोगों का कोई सवाल रह जाएगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिश्रा जी हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो इनका एक और भी हम लोग डिटेल इंटरव्यू आपके लिए लाएंगे। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। फिर से एक बार मिश्रा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से। और जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।